इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलरली प्रिंटफ फंक्शन के बारे में। हर फंक्शन के लास्ट में जब भी हम, आपने ध्यान दिया होगा, जब भी हम मेन फंक्शन लिखते हैं INT मेन के बाद में हम राउंड ब्रैकेट स्टार्ट और राउंड ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ये पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है एक फंक्शन को लिखने का। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो राउंड ब्रैकेट है ये हमेशा एम्प्टी हो सकता है कि इनकी जगह पर कुछ लिखा हो, लेकिन उन सबका अलग मतलब होता है। ये एक सेपरेट डिस्कशन है जो हम पर्टिकुलरली फंक्शंस के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि अभी फंक्शंस का लेक्चर आने में काफ़ी टाइम है, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझना है कि printf इज़ अ प्री-डिफाइंड फंक्शन which allows us to print strings on screen। इसका मतलब ये है कि printf इज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब ये है कि इसकी जो डेफिनेशन है, मतलब कि जब फंक्शन को लिखा जाता है तो उसके कर्ली ब्रेसेस में जो लिखा जाता है वो डेफिनेशन होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है ये ऑलरेडी लिखी हुई है। जिन्होंने भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई उन्होंने इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी लिखी हुई है। इसका एक पर्टिकुलर कोड है, अंदर इसके कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस हैं जिससे कि ये केपेबल है कुछ आउटपुट प्रिंट करने के स्क्रीन पर। उसके बाद में विच अलाउस अस टू प्रिंट स्ट्रिंग्स ऑन स्क्रीन, मतलब कि इसकी हेल्प से हम स्ट्रिंग्स को प्रिंट करते हैं स्क्रीन पे। अभी समझते हैं कि स्ट्रिंग्स क्या होती है। स्ट्रिंग्स आर अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब बहुत सारे अक्षर जब एक साथ में लिखे होते हैं तो उसको स्ट्रिंग कहते हैं। ये डिस्कशन हम लास्ट लेक्चर कर चुके हैं कि 1+2 हम जो समझते हैं इसका आंसर 3 होता है, लेकिन जब हम किसी कंप्यूटर की फाइल में 1+2 लिखेंगे किसी टेक्स्ट एडिटर में तो वो इनको एज अ कैरेक्टर्स ट्रीट करेगा। वन प्लस टू कंप्यूटर के लिए इनिशियली सिर्फ कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, ये पर्टिकुलर भी एक स्ट्रिंग होती है। फॉर एग्जांपल कुछ वर्ड्स लिखें ABCD, ये पर्टिकुलर भी स्ट्रिंग होती है। किसी चीज़ का नाम लिखा है, ये पर्टिकुलर यहाँ से लगी यहाँ तक पूरी एक स्ट्रिंग है। एक स्पेस को भी एज एक कैरेक्टर ट्रीट किया जाता है। तो हम ये समझ गए कि printf से हम स्क्रीन पर चीज़ें प्रिंट कर सकते हैं। अब जब हम printf को यूज़ करते हैं, printf को जब हम यूज़ करते हैं तो जब हम यूज़ करते टाइम जो राउंड ब्रैकेट्स बनाते हैं, जो पैरेंथेसिस बनाते हैं, इसके अंदर हम जो पास करते हैं उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। इसकी थ्योरी ये होती है कि वेन एवर अ फंक्शन is called, something can be passed to it in parenthesis which is known as, which are कर दीजिएगा, which are known as arguments। किसी भी फंक्शन को कॉल करते टाइम, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है ABCD, इस फंक्शन को कॉल करते टाइम राउंड ब्रैकेट में हम जो भी लिखेंगे वो आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। ज़रूरी नहीं कि printf के टाइम ही, कोई दूसरे फंक्शन के टाइम भी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम कुछ भी उस फंक्शन को पास करेंगे तो वो आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। उसके बाद में अभी स्टेटमेंट को समझते हैं। व्हेनेवर अ फंक्शन इज़ कॉल्ड, मतलब जब भी हम किसी फंक्शन का यूज़ करते हैं, समथिंग कैन बी पास्ड टू इट इन राउंड ब्रैकेट विच आर नोन एज आर्ग्यूमेंट्स, मतलब कि जब भी इनका यूज़ होता है इनके अंदर जो डिटेल्स होती है वो इन फंक्शंस को पास की जाती है। मतलब कि यहाँ पर हम जो भी लिखते हैं वो हम किसी पर्टिकुलर फंक्शन को पास करते हैं। पास करने से कि मतलब है कि हम उसको बोलते हैं कि इसके हिसाब से आपको अपने जो भी डेफिनेशन लिखी हुई है उसके हिसाब से डेफिनेशन को प्रोसेस करना है। जब भी हम printf को लिखते हैं तो printf
को यूज़ करने का भी कुछ पर्टिकुलर रूल होता है। अब हमें मान लीजिए कि कुछ स्ट्रिंग्स पास करनी है प्रिंटफ को, स्ट्रिंग्स पास करनी है प्रिंटफ को, तो हम उस स्ट्रिंग को सिंपली डबल कोट के अंदर लिख देते हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर लास्ट में रूल के हिसाब से सेमीकोलन लगा देते हैं। हमें मान लीजिए प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, तो सिस्टम क्या करेगा, एच से लेके ये एक्सक्लेमेटरी मार्क तक, या अगर इसके आगे एक स्पेस है तो इस स्पेस तक जितने भी कैरेक्टर से बीच में बिना कुछ भी सोचे, बिना कुछ भी प्रोसेस करे, ऐसे के ऐसे कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट कर दें। तो अब हम एक प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, ये हमारा मेन फंक्शन जिससे एग्जीक्यूशन हमेशा स्टार्ट होगा, ये हमारा करली ब्रेसेस स्टार्ट, ये करली ब्रेसेस क्लोज, एक लाइन हमेशा एंड में आएगी रिटर्न 0। इसकी हेल्प से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को 0 रिटर्न कराएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम को जब 0 रिटर्न होगा तो जो भी इस प्रोग्राम से रिलेटेड रैम में मेमोरी होगी वो सारी इरेज हो जाएगी और ये प्रोग्राम सक्सेसफुली एंड हो जाएगा। इस पर्टिकुलर लाइन में हम यूज़ करते हैं प्रिंटफ फंक्शन का। प्रिंटफ के बाद में राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, डबल कोट, यहाँ पर हमें लिखना है हेलो वर्ल्ड, यहीं पे डबल कोट्स क्लोज, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद में सेमीकोलन। ये प्रोग्राम हम फिर से लिखेंगे abcd.c नाम की फाइल में। एक चीज़ मुझे आपसे सबसे डिस्कस करनी थी कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको प्रैक्टिकल नहीं करना है। प्रैक्टिकल कब करना है वो मैं आपको स्पेसिफिकली एक अलग से लेक्चर में बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिकल कैसे करना है, क्या करना है। VS कोड का यूज़ करना है। VS कोड को सेटअप करने का भी कुछ एक मेथड होता है। उसके बाद में आपके सिस्टम में कंपाइलर इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं विंडोज़ के लिए भी बताऊंगा और अगर कोई मैक यूज़ करता है तो मैक के लिए भी बताऊंगा कि कंपाइलर्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज़ के लिए प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए मैं विंडोज़ के लिए अलग से एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि हम कंपाइलर इंस्टॉल करेंगे, कुछ टेक्स्ट एडिटर काम के जैसे कि VS कोड इंस्टॉल करेंगे और इनको टेस्ट करके भी हाथों हाथ टेस्ट करके भी देखेंगे। लेकिन अभी उस लेक्चर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, करीबन 5 या अभी से 3 या 4 लेक्चर के बाद में वो टाइम आएगा कि आपको प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करना है। अब हमारा डिस्कशन ये चल रहा था कि हम abcd.c नाम की एक फ़ाइल बनाएंगे एक प्लेन टेक्स्ट एडिटर में, जिसमें कि हम ये सारा कंटेंट लिख लेंगे। ये सारा कंटेंट लिखने के बाद में हम इसको कंपाइल कर लेंगे। कंपाइल करने के बाद में अगर हम नाम स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो हमने सीखा था कि a.out नाम से एक फ़ाइल बनेगी, या फिर आप अगर विंडोज़ में तो a.exe नाम से एक फ़ाइल बन जाएगी। फिर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पर प्रिंट हो जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टर्मिनल ओपन करते हैं। टर्मिनल में हम वापस से ls करके देखते हैं कि हम अभी कहाँ पर हैं। हम अभी डेस्कटॉप के बाहर है तो cd करके हम डेस्कटॉप को डेस्कटॉप नाम का एक फ़ोल्डर है उसके अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं डेस्कटॉप लिखा हुआ आ गया है। इसके बाद में अब हमें एक फ़ाइल बनाना नई फ़ाइल बनाने के लिए लिनक्स में कमांड होती है टच, और विंडोज़ में अगर आपको नई फ़ाइल बनाना है तो जहाँ पर भी आपको नई फ़ाइल बनाना है आप वहाँ पर जाइए। उसके बाद में फॉर एग्ज़ाम्पल कि लिनक्स में हमने एक फ़ाइल बनाई टच abcd.c नाम से। इससे होगा ये कि abcd.c नाम की फ़ाइल बन जाएगी। उसके बाद में हमें कमांड लिखते ओपन abcd.c। तो ओपन का मतलब मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, इससे abcd.c नाम की फ़ाइल ओपन हो जाएगी। विंडोज़ में क्या होता है, विंडोज़ में जब आप उस पर्टिकुलर जगह पर पहुंच गए जहाँ पर आपको फ़ाइल बनाना है, फॉर एग्जांपल अभी हम हमारे टर्मिनल में cd डेस्कटॉप की हेल्प से डेस्कटॉप पर आ चुके हैं हमें, क्योंकि डेस्कटॉप पर ही फ़ाइल बनाना है। तो हम उस डायरेक्टरी पे पहुंच गए जहाँ पर हमें फ़ाइल बनाना है। उसके बाद में विंडोज़ में ये कमांड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नोटपैड से उस फाइल को खोलना है तो डायरेक्ट हम ये लिखेंगे नोटपैड
abcd.c। जैसे ही ये लिख के आप एंटर दबाएंगे तो सामने नोटपैड खुल जाएगा। नोटपैड पे abcd.c नाम की फ़ाइल बन जाएगी और एक डायलॉग अपीयर होगा क्रिएट न्यू फाइल करके। तो आप उसको यस, जैसे ही यस करेंगे उससे नई फाइल क्रिएट हो जाएगी और आप तुरंत ही उस फाइल के टेक्स्ट एडिटर में भी पहुंच जाएंगे। आपका कर्सर ब्लिंक करेगा यहाँ पर नोटपैड में। ये डिस्कशन हम सब कुछ विंडोज़ रिलेटेड, प्रैक्टिकल रिलेटेड डिस्कशन बाद में करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लिनक्स कमांड पे ध्यान देते हैं, हमारे प्रैक्टिकल पे ध्यान देते हैं। लिनक्स पे हम लिखेंगे टच abcd.c। ये लिखते से ही एक नई फाइल बनेगी abcd.c नाम की। उसके बाद में हम ओपन abcd.c करेंगे तो ओपन abcd.c करते से ही वो फाइल ओपन हो जाएगी और हमने जो डिसाइड किया है कि हम जो उसमें कोड लिखने वाले, ये वाला कोड हम उसमें टाइप कर देंगे। पहले मैं आपको डेस्कटॉप की लिस्ट बता देता हूँ। ये डेस्कटॉप की लिस्ट आपके सामने। अब हम कमांड लिखेंगे टच abcd.c, एंटर दबाएंगे, ls एक और बार दबाएंगे तो अब आप देख रहे हैं कि abcd.c नाम की फ़ाइल आ चुकी है, abcd.c आ चुकी है। उसके बाद में हम डायरेक्टली ओपन कर लेंगे abcd.c को। ये हमारे डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर में फ़ाइल खुली हुई है। फिर हम डिसाइडेड प्रोग्राम टाइप करेंगे int main, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, राउंड ब्रैकेट बंद, कर्ली ब्रेसेस, printf, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, डबल कोट। अब ये जो डबल कोट और ये ऑटोमेटिकली लिखा है तो ये पर्टिकुलर टेक्स्ट एडिटर का एक फ़ीचर है कि जैसे ही मैं राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ वैसे ही तुरंत अगला राउंड ब्रैकेट भी अपने आप टाइप हो जाता है। जैसे ही मैं कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करता हूँ तो उसका अपोजिट कर्ली ब्रेसेस भी ऑटोमेटिकली टाइप हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं एक टाइप करूँगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वैसे ही printf में भी अभी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैंने राउंड ब्रैकेट स्टार्ट किया तो एक राउंड ब्रैकेट क्लोज का भी चल गया, एक डबल कोट लिखा तो दूसरा डबल कोट भी ऑटोमेटिकली आ गया। हम यहाँ पर डिसाइडेड स्ट्रिंग टाइप कर देंगे। हमारे डिसाइडेड स्ट्रिंग टाइप हो गई। उसके बाद में सेमीकोलन रूल के हिसाब से, उसके बाद में ये रिटर्न 0, हम ऑपरेटिंग सिस्टम को 0 रिटर्न कर देते हैं। हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। किसी भी फाइल को कंपाइल करने से पहले उसको सेव करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो रैम में अच्छे से सेव हो जाए, रोम में अच्छे से सेव हो जाए। अब बारी आ गई कंपाइल करने की, तो मैं पहले क्लियर कमांड से क्लियर स्क्रीन कर दूंगा और अब कंपाइल करेंगे तो gcc abcd.c। अब ये फाइल कंपाइल नहीं होगी, यहाँ पर एक कंपाइलर एरर है। कंपाइलर एरर क्या है कि इम्प्लिसिटली डिक्लेयरिंग लाइब्रेरी फंक्शन printf विद द टाइप int const char we एरर विंडोज़ इम्प्लिसिट फंक्शन डिक्लेरेशन printf hello world, ये आपके सामने आ रहा है और ये कुछ बोल रहा है कि stdio.h को इंक्लूड कर लो। तो इसका मतलब समझते कि इसका मतलब क्या होता है। हमने डिस्कस किया कि printf जो है वो एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड मतलब इसकी डेफिनेशन कहीं ना कहीं लिखी हुई है। अब आप जैसे ही देखेंगे हमारा लिखा हुआ प्रोग्राम देखेंगे तो यहाँ पर हमने printf की डेफिनेशन कहीं भी नहीं लिखी है। यहाँ पर सिर्फ एक ही फंक्शन की डेफिनेशन है, मेन फंक्शन की। printf की डेफिनेशन कहीं भी नहीं। ये जो हमने पास किया ये आर्ग्यूमेंट पास किया है और ये जो printf लिखा है ये हमने printf को कॉल किया है। तो अब हमको कंपाइलर को समझाना पड़ेगा कि printf होता क्या है, printf की डेफिनेशन क्या है, printf काम कैसे करता है, printf में क्या हम आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो किस टाइप से प्रोसेसिंग होनी चाहिए, ये सब कुछ हमको कंपाइलर को समझाना पड़ेगा। तो अब हमें कंपाइलर को समझाना है पर्टिकुलरली printf के बारे में। इसके लिए हम यूज़ करते हैं, उसका नाम होता है एक हेडर फाइल। के लिए हम जिस चीज़ को यूज़ करते हैं वो होती है एक हेडर फाइल। इसीलिए हमने अभी फ़िलहाल इस केस में हमने हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं किया, इसलिए ये एरर बता रहा है। अब समझते हैं कि हेडर फाइल क्या होती है, उसको क्यों इंक्लूड करना पड़ता है। तो कंपाइलर को printf के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब कंपाइलर को हमें सिखाना है कि printf क्या होता है, तो उसके लिए एक लाइन होती है
हैशटैग इंक्लूड, ये ग्रेटर देन का साइन, stdio.h। ये लाइन पहली बार में सुनने में बहुत ज़्यादा टफ लगती है। इस लाइन से हम समझते हैं कि इस लाइन का ब्रेक डाउन करते हैं कि एक एक चीज़ का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हैशटैग की बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। अगर किसी भी स्टेटमेंट में हैशटैग है, आप ऐसा लिख लीजिए, एनी स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग विथ हैशटैग इज कॉल्ड प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव। तो आप पूछेंगे कि ये नई चीज़ क्या है, तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब कि प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव वो स्टेटमेंट होता है जो सिर्फ पर्टिकुलरली कंपाइलर के लिए होता है। बाकी जो भी हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो कंप्यूटर के लिए लिखते हैं, लेकिन हैशटैग से जो भी हम लिखते हैं वो हम पर्टिकुलरली कंपाइलर के लिए लिखते हैं। आई होप आपको अभी तक समझ आया हो। उसके बाद में आगे का ब्रेकडाउन करते हैं। हमारी लाइन ये थी, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। हैशटैग का मतलब समझ गए, इसका मतलब ये है कि आगे का जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये लाइन कंपाइलर के लिए। अब कंपाइलर को जो लाइन लिखी जाती है उसके एंड में सेमी कोलन नहीं लगाया जाता है। ये कुछ बेसिक चीज़ थी जिससे आपको कन्फ्यूजन हो सकता था। इंक्लूड का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर नाम की फ़ाइल को आप प्रोग्राम में इंक्लूड कर लें। अब ऐसे ही stdio.h सबसे कॉमनली यूज्ड हेडर फाइल है। आप ऐसे लिख लीजिए, stdio.h इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड हेडर फाइल। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, एक होती है stdio.h, एक हम समझेंगे stdlib.h और एक होती है maths.h। stdio.h वो लगभग आप जितने भी 99% ऑफ द प्रोग्राम देखेंगे उनमें इंक्लूड होती है। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। इसमें एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है printf, जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं। इससे हम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। एक फंक्शन होता है scanf, इससे हम इनपुट देते हैं। उसके बाद में इसमें कुछ फाइल हैंडलिंग फंक्शंस होते हैं। stdlib.h में malloc फंक्शन होता है। malloc का मतलब मेमोरी एलोकेशन। इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। और फॉर एग्जांपल आपको अपने प्रोग्राम में मैथ से रिलेटेड किसी फंक्शन या किसी चीज़ का यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट, SQRT, इस पे आप नंबर पास करेंगे। फॉर एग्जांपल 4 का स्क्वायर रूट निकालना है। प्रोग्राम इस 4 का स्क्वायर रूट निकाला है जो कि 2 होता है, और वो जहाँ पर भी ये फंक्शन कॉल हुआ वहाँ पर जाके 2 रखा जाएगा। अब बात करते हैं कि हेडर फाइल के अंदर होता क्या है। हेडर फाइल के अंदर प्रोग्राम से फंक्शन की डेफिनेशन नहीं होती है। ऐसा आप क्लियरली लिख लीजिए, हेडर फाइल डज नॉट कंटेन डेफिनेशन। अब आप भी बोलेंगे कि अगर इसमें डेफिनेशन है ही नहीं तो फिर इसको हम इंक्लूड क्यों कर रहे हैं। तो इसमें डेफिनेशन की जगह पर एक और चीज़ होती है एक फंक्शन की, वो होता है उस फंक्शन का पर्टिकुलर प्रोटोटाइप। हेडर फाइल्स कंटेन प्रोटोटाइप ऑफ अ फंक्शन। अब हम फिर से हमारे स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। हैशटैग इंक्लूड
stdio.h। इसमें हम हैशटैग का मतलब समझ गए, इंक्लूड का मतलब इस फाइल को इंक्लूड कर लो जिसके अंदर प्रोटोटाइप्स हैं। मैं आपको पर्टिकुलरली एग्जांपल बताऊंगा अभी कि प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं। उसके बाद में अब इस फाइल के बारे में थोड़ी और चीज़ें समझते हैं। ये फाइल का नाम है stdio.h। stdio का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। .h मतलब कि डॉट एक वही सेपरेटर है, ये एक फ़ाइल है, तो ये पर्टिकुलर फाइल है तो फाइल का ये नेम है और ये फाइल का एक्सटेंशन है। तो ये h जो है ये फाइल का एक्सटेंशन है। h का मतलब होता है हेडर फाइल। अब मैंने आपको मेरा एक प्रोजेक्ट दिखाया था जिसमें बहुत सारे फंक्शंस थे। हम उसी प्रोजेक्ट को एक और बार देखेंगे। उसमें मैंने कुछ पर्टिकुलर हेडर फाइल्स भी बनाई हुई हैं, तो हम उन हेडर फाइल्स को देखते हैं और ये समझने का ट्राई करते हैं कि प्रोटोटाइप्स और डेफिनेशन में अंतर क्या होता है। मैं आपको पर्टिकुलर ये जो होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर्टिकुलर फंक्शन को आप समझिए। इस पर्टिकुलर फंक्शन में आप देखेंगे कि ये फंक्शन का नाम है, यहाँ से करली ब्रेसेस स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर करली ब्रेसेस क्लोज हो रहे हैं। मतलब कि इसके अंदर ये जो पर्टिकुलरली लिखा है ये डेफिनेशन है उस पर्टिकुलर फंक्शन की। मैं आपको इससे रिलेटेड हेडर फाइल बताता हूँ। इसमें देखिए आप ये पर्टिकुलर इस फंक्शन की डेफिनेशन है, इसका नाम है ऐड टू सिंगली लिंक लिस्ट। अब आप जैसे ही हेडर फाइल में आएंगे तो इसमें ये जो लाइन लिखी हुई है, ये स्टार्टिंग से एंड तक ये जो लाइन है, ये वाली पर्टिकुलर लाइन, ये जो लाइन है ये कहलाती है प्रोटोटाइप। इसके अंदर सिर्फ ये डिटेल होती है कि फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, सिर्फ पर्टिकुलर ये डिटेल होती है कि रिटर्न टाइप क्या है और किस टाइप का उसमें आर्ग्यूमेंट आने वाला है। ये मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा आगे जाके कि ये हेडर फाइल कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट फाइल होती है वो कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। अब हम वापस से हमारे डिस्कशन पे आ जाते हैं। stdio.h के अंदर मैं आपको एक और बार बताऊंगा फंक्शंस के प्रोटोटाइप होते हैं। डेफिनेशन नहीं होती। मान लीजिए आप कोई किसी एक पर्टिकुलर इंटरव्यू में बैठते हैं और आपसे पूछते हैं कि हेडर फाइल के अंदर क्या होता है, और आपने बैठते से ही बोल दिया कि उसके अंदर तो डेफिनेशन होती है, तो आपका जो भी इंटरव्यू वो सब कुछ वहीं ख़त्म हो गया और आपको तुरंत वहाँ से भगा देंगे। अब हम प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे। हम ये जो हैशटैग इंक्लूड वाला स्टेटमेंट रहता है ये हमेशा प्रोग्राम के स्टार्टिंग में लिखा जाता है, ताकि कंपाइलर को पहले ही हम समझा दें कि printf नाम की चीज़ आगे चल के प्रोग्राम में यूज़ होने वाली है। हमारा जो प्रोग्राम था हम उसमें ये ऐड कर देंगे फर्स्ट लाइन पे, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। इसको वापस से सेव करेंगे और वापस से कंपाइल करने की कोशिश करेंगे। ये आपके सामने पिछला वाला एरर है। इस बार जब gcc abcd.c हम कंपाइल रन करेंगे तो इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब कुछ परफेक्टली कंपाइल हो गया। अब हम ls देखेंगे तो आपको a.out नाम की फ़ाइल दिख जाएगी जो कि अभी कंपाइल होने से बनी। इस पर्टिकुलर कमांड के चलने से ये a.out नाम की फ़ाइल बनी। अब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे ./a.out। ये पर्टिकुलरली आपका आउटपुट आ गया। ये परसेंटेज क्यों आ रहा है ये हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले। ये आपका पर्टिकुलर आउटपुट हो गया पूरा हेलो वर्ल्ड। यही लिखा था हमने printf के अंदर और हम यही चाहते थे कि यही प्रिंट हो। अब ये हमने बात की थी कि printf से स्ट्रिंग कैसे प्रिंट कराते हैं।
अब ये स्ट्रिंग तो हमने बताई, अब हो सकता है कि हमें कुछ ऐसा प्रिंट कराना हो जो कि ऑलरेडी कंप्यूटर में स्टोर्ड हो, कंप्यूटर की रैम में स्टोर्ड हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अब टाइम आ गया है हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने का। हमारा ऑब्जेक्टिव था, अगर आपको याद हो तो 10 + 20 करना था और उसको प्रिंट कराना था। अब ये 10 + 20 होके पड़ा है Z में, ये हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था। अब हमें Z की वैल्यू प्रिंट करानी, तो Z की वैल्यू कैसे प्रिंट कराएंगे? तो उसके लिए आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझिएगा। printf डबल कोट्स %d डबल कोट्स क्लोज कॉमा Z, ये ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। ये हमारा printf फंक्शन, इसके अंदर ये जो भी हमने पास किए ये आर्ग्यूमेंट्स, इसमें कॉमा से सेपरेटेड 2 आर्ग्यूमेंट्स है, ये आर्ग्यूमेंट 1 है और ये आर्ग्यूमेंट 2 है। अब हमें पता है कि जो डबल कोट के अंदर होता है वो ऐसा का ऐसा स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। हमने जब टेबल्स बनाई थी तो आपको याद होगा, आपने जब डाटा टाइप्स की टेबल बनाई थी तो कुछ ऐसी टेबल थी, डेटा टाइप, उसके बाद में कीवर्ड और लास्ट में था फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर में हमने 1 2 3 के लिए इंटीजर टाइप डाटा टाइप था, इंटीजर, और कीवर्ड था int। हमारा जो Z है जो हमें प्रिंट कराना है वो int टाइप का है, ये भी हमें पता है। तो इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर था %d। तो जैसे ही printf %d को पढ़ेगा वो इस %d को रिप्लेस कर देगा जो भी Z की वैल्यू है उससे। एक और बार समझिए, printf जैसे ही %d पढ़ेगा तो वो %d को Z की वैल्यू से रिप्लेस कर लेगा। एक पॉसिबिलिटी होती है कि डायरेक्ट ही आपने ये लिख दिया printf %d, इसमें कुछ नहीं होगा, परसेंटेज और d को एज अ स्ट्रिंग ट्रीट किया जाएगा, मतलब कि % एक अलग अक्षर, d एक अलग अक्षर, और इनको ऐसा का ऐसा सामने प्रिंट कर दिया जाएगा। लेकिन इस केस में हम उसको वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर वैल्यू को आपको प्रिंट करना है, तो वो Z की जो भी वैल्यू होगी वो इस बार प्रिंट कर देगा। तो हम वापस से हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल करने वाला प्रोग्राम बनाएंगे। ये जो प्रोग्राम होगा हमारा, ये भी हम वापस abcd.c में ही बनाएंगे। चलिए इसको हम बनाते हैं इस बार test.c नाम की नई फाइल में हम इस प्रोग्राम को बनाएंगे। अब इस प्रोग्राम में हम printf का यूज़ करने वाले, तो हमें पहले ही कंपाइलर को समझाना पड़ेगा कि printf का प्रोटोटाइप क्या होता है। तो उसके लिए कंपाइलर के लिए लाइन लिखनी पड़ेगी, include stdio.h। फिर हम हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ये मेन फंक्शन लिखने का सिंटेक्स, यहाँ से कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होंगे, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस एंड हो जाएंगे। 3 वेरिएबल लगे थे हमें x, y और z। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20, z की वैल्यू x + y। उसके बाद लास्ट में हम प्रिंट करा देंगे printf %d, z। लास्ट में एक स्टेटमेंट और आएगा रिटर्न 0। ये प्रोग्राम रन होने के बाद में एक बार फिर से डिस्कस करेंगे क्या क्या होना चाहिए। जैसे ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम को ये प्रोग्राम देंगे, ये जो पार्ट है ये कंपाइलर जब एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा तो ये वाला पार्ट प्रोग्राम से हट जाएगा और कंपाइलर समझ जाएगा कि उसको क्या इंक्लूड करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेन फंक्शन को कॉल करेगा, मतलब यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। जब कंट्रोल यहाँ पर आएगा तो x, y और z को 4 बाइट एलोकेट होंगे। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20, z = x + y में 10 और 20 का सम कंप्यूट होगा। इस सम को फिर 30 z की जगह पर इस 30 वैल्यू को रख दिया जाएगा। printf %d z पढ़ने के बाद जैसे ही printf %d पढ़ेगा तो वो z की वैल्यू जो कि यहाँ पर बाइनरी में स्टोर्ड है, याद रखिएगा हमेशा डेटा बाइनरी में स्टोर्ड होता है, उसको वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करके %d में एज अ स्ट्रिंग भेज देगा, एज अ स्ट्रिंग। मतलब यहाँ तक तो वो वैल्यू 30 है, कन्वर्जन तक जैसे बाइनरी से वो डेसिमल में कन्वर्ट करेगा तो जब भी वो वैल्यू 30 रहेगी, लेकिन जैसे ही इधर प्लेस होगी वो अक्षर बन जाएंगे 3 और 0। इन दोनों अक्षर का कंप्यूटर के लिए कोई मतलब नहीं है, इसका सिर्फ एक ही मतलब है 3 और 0।
अब सिर्फ एक लास्ट काम बचा है, हम हमारा जो प्रोग्राम है, ये वाला प्रोग्राम, इसको कंपाइल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और डिज़ायर्ड आउटपुट हमें मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने डिसाइड किया था कि नई फाइल बनाएंगे, तो नई फाइल बनाएंगे हम test.c नाम की फ़ाइल बनाएंगे, ऐसा डिसाइड हुआ था। ये हमने फ़ाइल बना ली, लिस्ट बनाएंगे, तो ये test.c आपको दिख रही होगी, ये लास्ट में आ चुकी है। फिर इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में इसमें कोड लिखना स्टार्ट करेंगे, #include stdio.h। ये हमारा डिसाइड हुई थी प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव। इससे कंपाइलर के पास में फंक्शंस के प्रोटोटाइप पहुंच जाएंगे। इसके बाद में हम मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। मेन फंक्शन में एक x, y और z नाम का वेरिएबल चाहिए। x को 10 असाइन करना है, y को 20 असाइन करना है, z = x + y असाइन करना है। लास्ट में जाके वैल्यू प्रिंट करा देंगे, %d, किसकी वैल्यू प्रिंट करानी है वो यहाँ पर रखना पड़ेगा, तो वो है z। अगर मैं यहाँ पर x रख दूंगा तो x की वैल्यू प्रिंट होगी, y रखूँगा तो y की वैल्यू प्रिंट होगी। लास्ट स्टेटमेंट रिटर्न 0, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में 0 पहुँच जाएगा और इससे रिलेटेड सारी मेमोरी रैम में से इरेज हो जाएगी। इसको हमने सेव कर लिया। हम आए वापस टर्मिनल में, हमने लिखा gcc test.c, बिना किसी मिस्टेक के एग्जीक्यूटेबल फाइल बन चुकी है a.out नाम की। इसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपके सामने आउटपुट आ गया 30। अब ये हमारा हो गया डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव फुलफिल कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में हम printf के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे और ऑपरेटर्स के बारे में समझेंगे। ऑपरेटर्स की कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी होती है, उसको हम कवर करेंगे। उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट आएगा एड्रेस, वो क्या होता है, कैसे होता है, उसको समझेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, हैव अ नाइस डे।